नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण नीट एग्जाम के नंबर गेम का होगा। पटियाल को पेपर लीक केस के आरोपियों की मार्कशीट मिल गई है। उनको एग्जाम में कितने नंबर मिले, उनका रैंक क्या है, यह आज आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए से क्या मांगा और क्यों उसको डांटा। क्या देश का शिक्षा मंत्रालय नीट पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? देश के नेता नीट विरोध में क्यों नंबर बना रहे हैं या नंबर घोटाले का विरोध करने के लिए कहां जमा हो रहे हैं? अगर आपको भी रैंकिंग के चक्रव्यूह में फंसे 24 लाख युवाओं की चिंता है तो पटियाल के साथ बने रहिए। दूसरा परीक्षण देश में बेरोजगारी के इंतजार का होगा, यानी क्यों हमारे रोजगार के लिए बेरोजगारों को इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने बम्पर भर्ती का पोस्टर निकाल दिया है। महाराष्ट्र में भी 17,000 पोस्ट के लिए 17 लाख एप्लीकेशन आई है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के नौकरी वाले वादे के सामने कतार बहुत लंबी है। अपने तीसरे कार्यकाल में केंद्र की सरकार बेरोजगारी की लंबी लाइन की क्या गारंटी देगी? क्या उसको छोटे करने की गारंटी मिलेगी इस बार या नहीं? यह परीक्षण पटियाल के साथ जरूर देखिए। तीसरा परीक्षण देश के सुपर वीआईपी घरों के नल में जल की कमी का होगा। दिल्ली के जिन इलाकों में देश को चलाने वाले रहते हैं वहां अब पानी की एक टाइम सप्लाई होगी। राजधानी दिल्ली में आज सबसे गर्म सुबह का भी रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी के मौसम में पानी को तरसती देश की राजधानी की दुर्दशा पटियाल के साथ आज आपको देखने को मिलेगी। चौथा परीक्षण मशहूर सिंगर अलका याग्निक के कान का होगा, जिनका गाना हमारे कानों में शहद घोल देता है। अब वो किसी को कहीं नहीं सुन पा रही हैं। माना जा रहा है कि उनका कान खराब हो गए हैं। अलका के साथ ये ट्रेजेडी क्यों हुई और आपको इससे क्या सबक और क्या जानकारियां लेनी है, ये जानने के लिए पटियाल के साथ बने रहिए रात 9:45 तक। चार 5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक। हमारा मेजर डिमांड है नीट एग्जाम को कैंसिल करके फिर से कंटेस्ट करिए। क्यों बोल तो सैंटिटी ऑफ द एग्जाम नहीं। प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से नहीं है। 24 लाख स्टूडेंट्स को एक भरोसा देने के लिए पूरे स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस एकजुट होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहले तो माफी मांगे, तुरंत इस नीट की जो परीक्षा जो रिजल्ट आया इसको रद्द करें, दोबारा से परीक्षा होने की घोषणा करें। जो इस फ्रॉड में शामिल हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनको तुरंत जेल में डालें। बिना सरकारी हस्तक्षेप के इतना बड़ा घोटाला पेपर लीक में नीट में नहीं हो सकता है। नीट के एग्ज़ाम से कई युवाओं को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया, कई परिवार को बर्बाद करने का काम किया। महाराष्ट्र में ड्रग का साम्राज्य है। दो दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पटियाल का नंबर 1 परीक्षण आज भी नीट की परीक्षा ही है। यह खबर नहीं, पटियाल के लिए एक कमिटमेंट है। कल मैंने देश के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़ा किया था। आज मैं परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का इलाज करूंगा। बच्चों की आवाज को ना सुनने वाले इस एनटीए के बारे में मुझे अंदर की कई बातें पता चली। पटियाल को पेपर लीक के आरोपियों की मार्कशीट भी मिल गई है। ये सब आपको दिखाऊंगा और साथ ही समझाऊंगा भी। नीट मामले में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एनटीए को आज क्यों डांट पड़ी। पेपर लीक को रोक नहीं पाने वाली बिहार पुलिस और बिहार की सरकार अब अगला क्या कदम उठाने वाली है। ये सारे सवाल परीक्षण के केंद्र में रहेंगे। आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं आज कि एक एक चीज सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे आपको। नीट का एग्जाम क्लियर करके कैंडिडेट डॉक्टर बनता है,
डॉक्टर बनने के बाद बीमार का इलाज करता है, लेकिन एग्जाम धांधली का आरोप लगने के बाद सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या एनटीए को भी इलाज की जरूरत पड़ गई है? डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज बाद में, लेकिन डॉक्टर बनाने वाले और उसका टेस्ट लेने वालों का इलाज पहले करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि अगर वक्त रहते इलाज हो गया तो भविष्य में पेपर लीक वाले कीटाणु देश को बीमार नहीं कर पाएंगे। एनटीए हर जगह अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहा है, लेकिन पटियाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यह पूछना चाहता है कि क्या उसका ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट भी जाली है? आज आपको काफी कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। सबसे पहले नंबर गेम के 4 किरदार देख लीजिए आप। पहली तस्वीर में पेपर लीक के आरोपियों की मार्कशीट है। यह वही मार्कशीट है जिन्होंने नीट का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले रात भर में ही याद कर लिया था, फिर भी नंबर गेम में फेल हो गए। दूसरी तस्वीर जो है वो एनटीए की है। वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जब आज एनटीए की कॉपी को जांचा तो एनटीए भी सुप्रीम कोर्ट के नंबर गेम में फेल हो गया। तीसरी तस्वीर में नीट परीक्षा धांधली के नाम पर नंबर बनाने वाले नेता हैं। ये वो प्रजाति है जिसे जब भी नंबर बनाने का कोई मौका मिलता है तो बैनर पोस्टर लेकर मैदान में उतर जाते हैं। और चौथी तस्वीर में नीट के बेचारे वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की, एग्जाम दिया, लेकिन नकल माफिया के चलते आज सड़कों पर नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी सब कुछ नंबर गेम के लिए हो रहा है, किरदार चाहे कोई भी हो। नीट का पर्चा लीक हुआ, बिहार पुलिस की जांच में यह कंफर्म हो चुका है। इस बीच दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक री नीट के एग्जाम को लेकर मांग भी उठ रही है, धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नीट पर नंबर बनाने में जुटी है, तो उधर हैदराबाद में बीआरएस के स्टूडेंट विंग ने तेलंगाना राजभवन के सामने जमकर प्रोटेस्ट किया। पॉलिटिकल गेम है, मौका चाहिए होता है। 24 जून के संसद सत्र शुरू होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने नीट धांधली मामले को संसद तक ले जाने का मन बनाया है। मतलब साफ है, सड़क पर चल रहे संग्राम के बाद संसद में भी नीट धांधली का शोर होना ही होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या 24 लाख छात्रों को नीट काउंसलिंग होने से पहले इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। आप पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन लीजिए, उसके बाद यह परीक्षण करेंगे कि एनटीए को सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार आज फटकार क्यों लगी। सड़क पे आवाज उठाई है, अब सदन में आवाज उठाएंगे। कल पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके, और मैं ये मानता हूं कि ये नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा घोटाला है। ये रद्द भी होना चाहिए एग्ज़ाम, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिनकी सरकार में घोटाला हुआ है, जिन लोगों ने घोटाले को प्रायोजित किया है, वो कैसे मानेंगे कि घोटाला किया है उन्होंने? जिन्होंने पेपर लीक कराया है वो कैसे मान जाएंगे कि उन्होंने पेपर लीक कराया है, भ्रष्टाचार किया है? वो तो नहीं मानेंगे ना। ये तो आवाज़ हम लोगों को लगानी पड़ेगी, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, तो देश का भविष्य क्या होगा? और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें? अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे? तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर? सरकार क्यों है? सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए। एनटीए बेशक पेपर लीक की बात से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान एनटीए को जमकर फटकार लगी। चलिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें बता देता हूं कि आज कार्रवाई के दौरान हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से साफ कह दिया कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको देखना जरूरी है कि यह गड़बड़ किस तरह की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 0.001% भी, यानी अगर 1% भी कहीं पर कोई खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि यह छात्रों की मेहनत का सवाल है। हमें इसका एहसास है कि उन्होंने कैसे तैयारी की होगी, यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह भी कहा है कि स्टूडेंट्स की शिकायत नजरअंदाज ना की जाए। अगर एग्जाम में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा, अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बन जाता है
तो कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है उसमें। समाज और सिस्टम के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप वक्त रहते उचित कार्रवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान एनटीए की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। कोर्ट ने कहा कि एक एजेंसी से उम्मीद यह की जाती है कि वो निष्पक्ष नजर आए, यानी एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी याचिकाओं पर भी एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे केस दाखिल हो रहे थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया गया है और नोटिस इशू कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब सुनवाई अगले महीने 8 तारीख को होगी, यानी 8 जुलाई को होगी। एनटीए को चेतावनी दी गई है। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं आज की हियरिंग के लिए, और कोर्ट ने ये भी कहा है उनके वकीलों को आप असिस्ट कीजिए कोर्ट को। ऐसा नहीं कि एनटीए क्लाइंट है, इट इज़ अल्टीमेटली पब्लिक बॉडी। इसको रिस्पॉन्सिबल रहना है स्टूडेंट्स के प्रति, नेशन के प्रति, क्योंकि उनकी हेल्थ का सवाल है। और अगर 0.001% भी ऐसा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है तो इन्वेस्टिगेट करके आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में असिस्ट करना है। अब आपको नीट पेपर लीक मामले का सबसे दिलचस्प पहलू बताता हूं। वो बिहार से जुड़ा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों को नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक कर आंसर रटवा दिए गए थे, उनकी मार्कशीट अब एबीपी न्यूज के हाथ लग गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि रात भर रट्टाफिकेशन के बावजूद कुछ आरोपी एग्जाम में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाए। आयुष राज इन्हीं आरोपियों में से एक है और बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आयुष को नीट एग्जाम में 720 में से 300 अंक मिले हैं और उसकी रैंकिंग कितनी है? 6,18,195। पेपर लीक का दूसरा आरोपी कैंडिडेट शिवनंदन कुमार है। इसके 720 में से 483 अंक हैं और रैंक मिला है उसको 2,34,767। तीसरे कैंडिडेट अभिषेक कुमार है, उन्हें 720 में से 581 नंबर मिले हैं और रैंक है 1,03,234। ये तीनों वही कैंडिडेट हैं जिनको नीट क्वालिफाई कराने का ठेका नीतीश और अमित कुमार को दिया गया था। और इन सबके पीछे कौन था? पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु। अब ये सारे जेल में हैं। पटना नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु जूनियर इंजीनियर था। पेपर लीक कराने के मामले में सिकंदर ने कैसे अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया, इसका एक और बड़ा सबूत एबीपी न्यूज के हाथ लग गया आज। असल में हुआ क्या, सिकंदर ने कैंडिडेट अनुराग और उसकी मां रीना कुमारी को नीट परीक्षा से एक दिन पहले यानी 4 मई को पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया था। एक और दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि अनुराग रिश्ते में पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड सिकंदर का भांजा है। बड़ा सवाल यहां यह भी है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर अनुराग को NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। इसकी तहकीकात चल रही है कि उसने वहां कमरा कैसे ले लिया। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की यह खोजी रिपोर्ट देखिए, काफी चीजें आपको साफ हो जाएंगी। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में इस बात की पुष्टि की है कि 4 मई को उसने अभ्यर्थी अनुराग यादव एवं उसकी मां रीना कुमारी को इसी गेस्ट हाउस में उसने रुकवाया था। रीना कुमारी अपने बेटे अनुराग के साथ इसी गेस्ट हाउस में रुकी थी। कबूलनामे में सिकंदर ने इस बात की पुष्टि की है। जो अनुराग है वो सिकंदर का भांजा है। तो देखिए, ये सरकारी गेस्ट हाउस में इन लोगों को बाकायदा रुकवाया गया। सरकार के नाक के नीचे परीक्षा माफिया ने बड़ा खेल खेला है। देखिए, हम आपको रजिस्टर की कॉपी दिखा रहे हैं। देखिए, ये रजिस्टर की कॉपी है, उसमें एंट्री बाकायदा किया गया है। अनुराग यादव जो है 12:40 पर अपनी माता के साथ आया था इस गेस्ट हाउस में। 4 मई की तारीख थी। तारीख भी जो है ऊपर यहाँ पे नोट है। बता दें, रात तक अनुराग यादव यहीं पर था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ रात में यहीं रुकी और अनुराग जो है यहाँ से जो है पटना के खेमनी चक में प्ले स्कूल में गया था और वहीं पर उसको और अन्य अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया और रात भर उत्तर रटवाया गया था। आज पब्लिक इंटरेस्ट में कई खुलासे हो रहे हैं। अब पटियाल आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा है जो एनटीए के लिए बड़ा सिरदर्द बनने जा रही है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने आज अपने पटना ऑफिस में कुछ खास लोगों को तलब किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था। इनकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। कैंडिडेट के साथ उनके गार्जियंस को भी बुलाया गया था और पटियाल को पता यह चला है कि पुलिस ने जिन्हें बुलाया उनके नाम और रोल नंबर उसे एग्जाम माफिया के पास से मिले हैं।
वैसे पेपर लीक मामले में अरेस्ट कैंडिडेट आयुष ने पुलिस को यह पहले ही बता दिया था कि एग्जाम से एक दिन पहले उसके साथ पटना के लर्न प्ले स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट और भी थे, जिन्हें जो पेपर लीक हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर और साथ में आंसर रटवाए गए थे। यही नहीं, पटना पुलिस की एफआईआर में भी यह दावा है। इसी प्ले स्कूल में जले हुए पेपर भी पुलिस को बरामद हुए थे और इसका दावा पुलिस जांच में पहले ही हो चुका है। जले हुए पेपर की असलियत जानने के लिए अब आर्थिक अपराध शाखा क्वेश्चन पेपर और ओरिजिनल कॉपी को इकट्ठा मिलाना चाहते हैं, ताकि यह पता लग जाए कि जो चीजें वहां से बरामद हुई हैं वही पेपर ओरिजिनल था। एनटीए से मूल पेपर की कॉपी भी मांगी गई है। एनटीए ने अभी तक बिहार पुलिस को मूल पेपर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई है। ये बात एनटीए के खिलाफ जाती है कि आप इतने दिनों से ये कॉपी दे क्यों नहीं रहे? आपको क्या शक शुबा है? अगर कोई पुलिस जांच कर रही है तो एनटीए उसके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? सूत्रों की माने तो मूल रूप से जो पेपर के लिए जांच कमेटी बनी है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की, वो अब 3 रिमाइंडर भेज चुकी है। ये रिमाइंडर कब कब आए एनटीए को, अब इस पर गौर कीजिए जरा। उन्होंने ओरिजिनल पेपर मांगने के लिए 2 रिमाइंडर मई के महीने में भेजे और 1 रिमाइंडर जून के महीने में। अब तक एनटीए को 3 रिमाइंडर आ गए हैं और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। जब जवाब नहीं मिला तो अब बिहार पुलिस क्या करेगी? या तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, लेकिन अब बिहार पुलिस ये करने जा रही है कि वो एनटीए से ये कॉपी मांगने के लिए हो सकता है कि दिल्ली आ जाए और उसमें एनटीए की बहुत बेइज्जती होने वाली है। वो मूल पेपर की कॉपी मांगने के लिए बिहार पुलिस एनटीए के दफ्तर में दिल्ली आ सकती है। इस चीज की प्लानिंग चल रही है। अगर हालात खराब हो तो आगे बढ़कर कमी को स्वीकार करना चाहिए, बदलाव करने चाहिए, लेकिन एनटीए झुकने को तैयार नहीं है, जबकि उसकी कई कमियां रोजाना एक एक करके बेनकाब हो चुकी हैं। लेकिन राजनेता तेज होते हैं। पेपर लीक के लिए बदनाम हो चुके बिहार में सरकार ने एक बड़ा कदम उठा दिया। क्या किया बिहार सरकार ने? बिहार सरकार ने पेपर लीक पर कानून बनाने की तैयारी कर ली है। अगले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने परीक्षा में कोई भी अनियमितता ना हो, यह बात कह दी है कि हम इसे रोकना चाहते हैं। पेपर लीक वाले कानून पर बिहार में नीतीश के सहयोगियों का क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में है, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नीट पेपर लीक मामले में सब कुछ नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है। एनटीए, कैंडिडेट और माफिया सब नंबर के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। लेकिन देश में एक प्रजाति ऐसी भी है जो इसमें भी नंबर बनाने में लगी हुई है। आपको पता है वो कौन सी प्रजाति है? पॉलिटिकल। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी हैं और उन्होंने पीएम मोदी पर इसको लेकर डायरेक्ट हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर क्या लिखा? कहते हैं, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों ने भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है। नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से यह साफ हो चुका है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। यहां एक सवाल राहुल गांधी से भी पूछना बनता है। आजादी के बाद से देश में बरसों साल उनकी सरकार रही है, उनकी पार्टी की सरकार रही है। वो देश में ईमानदारी से परीक्षा करवाने का एक सिस्टम क्यों नहीं बनवा पाई? ज्ञान बांटने वालों में बिहार के प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर पोल मैनेजर हैं, फीस लेकर राजनीतिक दलों का इलेक्शन मैनेज करते हैं। कई राज्यों में इनकी सफल रणनीति से जो पार्टी जीती उसने सरकार भी बनाई। बिहार की जेडीयू में भी वो नेता रहे हैं। चाहते तो सरकार बनाने वाले दल को ये सलाह देते कि कैसे ईमानदारी से परीक्षा करवाई जा सकती है, या इस तरह से ईमानदारी से परीक्षा करवाने का ये फार्मूला है। लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम बनवाते, लेकिन वो तो किया नहीं। शायद उसकी फीस नहीं मिलती होगी, लेकिन अब मुफ्त में सलाह जरूर बांट रहे हैं। 2 दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पढ़े लिखे लड़के
बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और 9वां फेल 10वां फेल नेता का लड़का यहाँ बिहार में राज कर रहा है, और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी चाहिए कि अधिकार चाहिए? नौकरी चाहिए कि राज चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए, राज चाहिए। सरकारी सिस्टम कैसे अपने ही लूप होल्स को छिपाने के लिए मशक्कत करता है, एनटीए इसका जीता जागता सबूत है। नीट पेपर लीक हुआ, 1.5 महीने तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये मानने को ही तैयार नहीं थी। तमाम तरह की थ्योरीज एनटीए ने देश के सामने रख दी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद एनटीए का इलाज हो जाए और देश में फर्जी डॉक्टर की बाढ़ आने से शायद बच जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय ने सुधारों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। अब ये शायद बहुत जरूरी भी हो गया है। अब पटियाला देश में रोजगार की बहार, नौकरी के लिए लंबी कतार और नई नौकरी के इंतजार का परीक्षण करेगा। सब जानते हैं कि देश में सरकारी नौकरी वो गुड़ है जिसे देखते ही बेरोजगार उसके चारों तरफ मंडराने लगते हैं। सरकारी नौकरी रोजगार भी है और राजनीति भी। नौकरी सत्ता में बिठाती भी है और सत्ता से उतार भी देती है। नौकरी किसी सरकार के हाथ में विरोधियों के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। आज पटियाला ने इस नौकरी का एक शानदार परीक्षण आपके लिए किया है, जिसे दिखाने के लिए 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में नीतीश सरकार बहुत जल्दी बेरोजगारी का संकट दूर करने जा रही है। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। नीतीश सरकार 1, 2 या 5-10 हजार नहीं बल्कि लाखों नौकरियां लेने वाली है। आपको भर्तियों की शक्ल में नीतीश कुमार से यह गिफ्ट मिलने वाला है। बेरोजगारी के फ्रंट पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में भर्तियां निकाली हैं। कल से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नौकरियां मुट्ठी भर हैं, लेकिन उसके लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आ चुके हैं। नौकरियों की उम्मीद और इंतजार तो पूरे देश के नौजवान कर रहे हैं। केंद्र सरकार में करीब 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार नौजवान बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि इनके लिए भर्तियां आखिर कब निकाली जाएंगी। लेकिन जब केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों का भंडार है, हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, तो आखिर सरकार उन पर भर्ती करने में इतना हिचकिचाती क्यों है? क्या देश का भर्ती वाला पूरा सिस्टम ही बीमार हो चुका है? यह बड़ा सवाल यहां उठता है। अब सबसे पहले आपको नौकरी की बहार दिखाने के लिए बिहार लेकर चलता हूं। बिहार स्पेशल स्टेटस की हमेशा मांग करता रहा है, उसे पिछड़ा भी माना जाता है। इसके बावजूद बिहार सरकारी नौकरियों की भर्ती में इस वक्त देश में बहुत आगे चल रहा है। कैसे? अब वो भी सुन लीजिए। नीतीश सरकार बहुत जल्द अलग अलग विभागों में 5,17,000 खाली पड़े पदों पर भर्तियां करने जा रही है। 5,17,000 बिहार में। सिर्फ 3 विभागों में करीब 3,24,000 पद भरे जाने हैं। इसमें शिक्षा में 2,17,591 पद, स्वास्थ्य विभाग में 65,734 और गृह विभाग में 41,414 पद भरे जाने हैं। 1,99,000 नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर भी वहां तैयार हो चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ सरकार की ओर से बांटने का काम बाकी रह गया है। इतना ही नहीं, बिहार में 5,16,000 पदों पर भर्ती पहले से ही पूरी हो चुकी है। 2024-25 तक नीतीश कुमार ने बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया था। बिहार सरकार के मुताबिक आधा लक्ष्य हासिल हो भी चुका है। रोजगार के मोर्चे पर बाकी का बचा हुआ टारगेट सरकार 2025 तक पूरा करना चाहती है। जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100 समय पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। आप देखिए, ये नियुक्तियां जी हुई हैं, इसमें 100%
आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति हुई है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। नौकरियां देने का जो लक्ष्य बिहार सरकार ने तय किया है वो अगर पूरा हो गया तो केंद्र सरकार में जितने पद खाली पड़े हैं उससे ज्यादा नौकरियां अकेले बिहार में ही युवाओं को मिल जाएंगी। कई मामलों में फिसड्डी रहने वाला बिहार बहुत से राज्यों को जॉब क्रिएशन के मामले में पहले से ही पछाड़ चुका है। अगले एक साल में अगर बिहार में 7,16,000 खाली पदों पर भर्तियां पूरी करने की तैयारी खत्म हो जाती है तो नीतीश सरकार 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पहले ही दे चुकी है। तो अंदाजा लगाइए कि दोनों को मिलाकर आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा। अब जॉब फ्रंट पर बिहार से आगे बाकी राज्यों का प्रदर्शन क्या है वो भी देख लीजिए। यूपी में योगी सरकार ने 2017 से लेकर 2023 तक यानी 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार ने 2019 से 2024 तक सिर्फ 2,31,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की। अब यह काम नए सीएम चंद्रबाबू नायडू को आगे बढ़ाना है। तमिलनाडु सरकार ने 3 साल में सिर्फ 19,205 सरकारी नौकरियां दी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार 2 साल में सिर्फ 50,000 नौकरियां देने में कामयाब हुई है। तो ये मोटा मोटी उन सरकारों का लेखा जोखा हमने बताया जो राज्य बिहार या उसके आसपास बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं। अब पटियाल आपको महाराष्ट्र लेकर चलेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी दिलचस्प बात है, देश के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी बेरोजगार हैं, उन्हें भी सरकारी भर्ती का इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र पुलिस में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है। नौकरी का इश्तिहार निकलते ही नौजवानों के लिए एप्लीकेशन डालने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड क्या है? सरकार ने पुलिस विभाग में 17,471 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए रिकॉर्ड 17,76,256 एप्लीकेशन आ गए हैं। एक पोस्ट के लिए करीब 102 लोगों ने आवेदन किया है। एप्लीकेशन फॉर्म बिकने में महाराष्ट्र सरकार को 71 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई है। महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 41% युवा ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज इसी से आप समझ सकते हैं कि पुलिस भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें एमबीबीएस, बीटेक, एलएलबी से लेकर एमबीए की डिग्री वाले लोग भी शामिल हैं। यानी बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। कांस्टेबल की 9,595 पोस्ट के लिए 8,22,984 लोगों के एप्लीकेशन आए हैं। पुलिस ड्राइवर के लिए 1,686 पदों के लिए 1,98,300 लोगों ने आवेदन किया है। महाराष्ट्र पुलिस में बैंड बजाने वालों के लिए 41 पद खाली हैं। उसके लिए 32,026 लोगों ने अप्लाई किया है 41 पोस्ट के लिए। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में 4,349 खाली पदों के लिए 3,50,552 आवेदन आए हैं। जेल विभाग में 1,800 नौकरियों के लिए 3,72,354 लोगों ने आवेदन किया है। आप अंदाजा लगाइए एक एक पोस्ट के पीछे कितने कितने लोग हैं। भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में एप्लीकेंट्स की भीड़ को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र पुलिस दल में जितनी अलग अलग 5 पोस्ट है उनकी वैकेंसी 17,471 वैकेंसीज है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशंस कॉल किए थे। उसमें 17,76,000 एप्लीकेशंस हमें मिले हैं, जिनकी अभी हम फिजिकल टेस्ट 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी ये जो भर्ती है महा आईटी जो हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो हर एक कैंडिडेट को हमने यूज़र आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, लॉगिन आईडी उसका। जहाँ पे ज़्यादा बारिश है उस दिन का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस में खाली पोस्ट और उन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पदों पर आंकड़े आपने देख लिए। वो इस बात का सबूत हैं कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के आगे स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट जैसी बातें अब बेमानी है। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद भी
युवाओं की नज़र में सरकारी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य की चाबी है। इसलिए MBBS, MBA और इंजीनियरिंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड होते हैं वो बेरोजगार युवा कांस्टेबल और ड्राइवर की नौकरी के लिए अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र का हाल नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। 2023 में यूपीएससी परीक्षा में एक पोस्ट के लिए 1280 नौजवान मैदान में थे। अब इस पर आगे गौर कीजिए कि बैंक में पीओ के लिए एक पद के लिए 188 लोगों ने अप्लाई किया। एसएससी में एक पोस्ट के लिए 315 एप्लीकेंट्स ने किस्मत आजमाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क भर्ती की अगर बात करें तो एक पद के लिए 228 लोगों ने वहां आवेदन किया। सेना की 4 साल वाली अग्निवीर स्कीम की बात करें तो उसके तहत एक पोस्ट के लिए 88 नौजवानों ने आवेदन किया था। इसी तरह केंद्र सरकार में भी करीब 10 लाख अलग अलग सरकारी पद खाली हैं। इन पदों पर सरकार कब भर्ती निकालेगी? देश के लाखों बेरोजगारों को आज भी इसका इंतजार है। सरकारी नौकरी के लिए बाहर, कतार और इंतजार की बात तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। सरकारी नौकरी में खाली पद एक समस्या है, लेकिन जहां भर्ती शुरू होती है वहां पेपर लीक या परीक्षा में धांधली और करप्शन उससे भी बड़ी चुनौती है। यानी भर्ती का बीमार सिस्टम रोजगार की समस्या को और बढ़ा रहा है। इसी साल यूपी पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा का पर्चा लीक होने से भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। यूपी आरओ, एआरओ भर्ती परीक्षा का पर्चा भी लीक हुआ तो भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी। त्रिपुरा में एडीसी भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हुआ तो वो भी उसकी भेंट चढ़ गया। बिहार में टीचर भर्ती परीक्षा लीक होने की वजह से टाल दी गई। झारखंड में स्टाफ सर्विस कमीशन सीजीए की परीक्षा का पर्चा भी लीक हो गया और भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। नौकरी से बड़ी पॉलिटिक्स इस देश में कुछ भी नहीं है। नौकरी है तो उसके पीछे पीछे पॉलिटिक्स आएगी ही आएगी। नौकरी के मोर्चे पर नाकामी केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा आरोप है, लेकिन जब उनके साथी नीतीश कुमार यानी एनडीए के सहयोगी नौकरी बांटते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी इनसिक्योर हो गई है। इससे अलग सच्चाई यह भी है कि सरकारी नौकरियां कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज्यादा। यहां सफलता का अनुपात 100 में 0.5 है, लेकिन करप्शन और पेपर लीक इसे और कमजोर कर देते हैं। इसलिए पटियाल की मांग यह है कि सरकार सभी पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और लीक प्रूफ एग्जाम का सिस्टम तैयार करे। एनटीए जैसे संस्थान नहीं जिन पर चोरी के आरोप हैं, फिर भी वो सीनाजोरी कर रहे हैं। अब पटियाल मौसम के उस बुखार का परीक्षण करेगा जो उत्तर भारत के हर निवासी को सता रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो सूर्य का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पटियाल आपको सबसे पहले 3 आंकड़े दिखाना चाहता है, जिसे देखकर देश के बाकी हिस्सों में रहने वालों को यह अंदाजा हो जाएगा कि गर्मी से इस वक्त देश की राजधानी का हाल क्या है। सोमवार को दिल्ली की सबसे गर्म सुबह रही। पारा कितना रहा सुबह का? 33 डिग्री सेल्सियस। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में बिजली की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आज दोपहर में बिजली की मांग बढ़कर 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई। गर्मी की वजह से ही दिल्ली में पानी का संकट और गहराने लगा है। पानी का संकट उनके घरों में भी घुस गया है जो देश को चलाते हैं। ये दिल्ली में जहां रहते हैं उसे लुटियंस जोन कहा जाता है। यहां इंतजाम एनडीएमसी को देखने होते हैं, यानी जो पानी की व्यवस्था को देखती है उसका नाम एनडीएमसी है। एनडीएमसी के इलाके में पानी की सप्लाई 40% घट गई है। मतलब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों और नौकरशाहों के घरों में पानी का संकट है। सोचिए ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों की टोंटियां जब गर्मी की वजह से सूखने लगी, यहां रहने वाले आम आदमी की परेशानी कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। क्या हुआ? पानी नहीं मिला? अरे नहीं मिला पानी। कैसे भरेंगी? हम नहीं भर पाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। हाँ बेटा, रोज यही स्थिति रहती? यही रहती बेटा, अब रोज जाते। कैसे काम चलाते हैं? क्या करें, किसी से मांग लेते पड़ोस में।
देता तो ऐसे ही अपने बाढ़ देखता है, जितने के बाद में कौन देखता है किसको। अब मैं आपको वीवीआईपी नलों में जल के संकट को नक्शे की मदद से समझाता हूं। दिल्ली में बंगाली मार्केट के अलावा अशोका रोड, हरीश चंद्र माथुरा लेन, कॉपरनिकस रोड, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंबा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, केनिन लेन जैसी कई महत्वपूर्ण जगहों पर सीमित मात्रा में पानी की सप्लाई होने लगी है। ये वो सब इलाके हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का परीक्षण करूंगा जिससे देश की नामचीन गायिका अलका याग्निक बहुत परेशान है। अपनी सुरीली आवाज से हमारे कानों को सुकून देने वाली अलका याग्निक के कानों ने सुनना बंद कर दिया है। आपको ये खबर सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन अब पटियाल आपको सोशल मीडिया का वो पोस्ट दिखाएगा जिसमें अलका याग्निक ने अपनी रेयर बीमारी के बारे में जानकारी दी है। अलका याग्निक क्या लिखती हैं? मैं एक दिन हवाई यात्रा के बाद विमान से निकली तो मुझे अचानक महसूस ये हुआ कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसका कारण एक वायरल अटैक है। बाद में अलका याग्निक के मैनेजर ने एबीपी न्यूज को यह बताया कि कोविड के शुरुआती दौर में अलका याग्निक वायरस का शिकार हुई थी। जब कान में सुनना बंद हो गया तो जांच करवाई गई। डॉक्टर ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से उनके सुनने की क्षमता पर असर हुआ है। पोस्ट कोविड इफेक्ट पर रिसर्च खूब हो रहा है। कोविड या उसके वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस पर भी काफी रिसर्च चल रही है। लेकिन ऐसे केस बहुत रेयर हैं जहां कोविड की वजह से कान से सुनाई देना बंद हो जाए। कोरोना वायरस से उभरने के बाद क्या हमारे कान बेकार हो सकते हैं? ये बहुत चिंता की बात है। पटियाल ने इस पर पूरी जानकारी के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर से बात की। उनकी कुछ अहम बातें आप भी सुन लीजिए, काम की है। जैसे अभी कोविड अभी हुआ तो नेक्स्ट 1 मंथ में ज़रूर कुछ ना कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे हियरिंग, अपनी जो सुनाई देने का जो ये सेंस है वो कम हुआ है किसी पेशेंट्स में। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो कोविड एक वायरल इलनेस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। तो जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, नोज भी है, थ्रोट भी है और ईयर्स भी है, और ये सारे चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये जो यूस्टेशन ट्यूब करके बोला है वो है थ्रोट से कनेक्टेड, थ्रोट एंड फिर उसके ऊपर से थ्रोट तो ऑब्वियसली नोज से कनेक्टेड ही है। तो ये है ईयर। नाउ ये जो बीच का एरिया है उसको हम मिडिल ईयर बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे है ये ईयर का नर्व है जो अपने को सुनाई देने में मदद करता है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम हो या यहाँ पे थोड़ी ब्लॉकेज हो या यहाँ पे इन्फेक्शन हो, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो या यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, तो इन चीज़ों की वजह से आपको टेम्परेरली सुनाई देना कम हो सकता है। बट एक बार कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद उसके सालों बाद फिर डेफनेस होना वो नहीं होता। दैट इज़ क्वाइट अ इम्पॉसिबल कंडीशन। सिंगर अलका याग्निक के सोशल मीडिया पोस्ट में एक वार्निंग भी है। अब पटियाल उसके बारे में अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता है। अलका ने लिखा, मैं अपने यंग फैंस और साथियों को बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक और हेडफोन से दूर रहने की सलाह देती हूँ, यानी इनसे दिक्कत हो सकती है। अलका जी ने ये बड़ी बात कह दी। सोशल मीडिया क्रांति के बाद माहौल कुछ ऐसा है कि आजकल कोई किसी की कोई बात नहीं सुनता और ना ही कोई किसी को सुनना चाहता है। अब आपके सुनने में लगेगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी घर में, बाजार में या फिर सफ़र के दौरान ज़्यादातर युवाओं को देखते हैं तो उनके कान में या तो ईयरफोन लगे होते हैं या फिर ईयरबड्स लगे होते हैं, और अगर कोई मना करे भी घर में कोई सुनता नहीं है, इस बात को लेके उतार दो। इसी वजह से कई बार ट्रैक, और अगर हम देखें कि ट्रेन के चलते ट्रैक पर सेल्फी बनाने के लिए या गाने सुनने के लिए जिस तरह से लोग खड़े रहते हैं या सड़क पर, ईयरबड्स की वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लोगों की जान तक चली जाती है इसमें। लेकिन अब बुरी खबर यह भी है कि कान सुनने से भी जा सकते हैं। इसीलिए अलका याग्निक की बात को हमेशा ध्यान से याद रखिएगा। आप ये सोचिए कि अलका जी के लिए ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। उनका गाया हुआ दुनिया सुनेगी लेकिन वो खुद नहीं सुन पाएंगी।
आपको इस संकट से अलर्ट करने के लिए पटियाल ने देश के प्रसिद्ध ENT एक्सपर्ट से बात की है। उनकी सलाह में हमें एक बड़ी मुसीबत से बचने का रास्ता दिखता है। सुन लीजिए आप भी। ये जो सडन हियरिंग लॉस होता है वो लाउड म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लाउड म्यूजिक से हियरिंग डैमेज होती है। और जो लोग लाउड म्यूजिक एक्सपोजर होते हैं उनको हियरिंग लॉस होता है। सडनली बहुत जोर से लॉस होता है तो सडनली हो सकता है, नॉर्मली ये स्लो प्रोसेस होती है। और जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनको हियरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब फ्लाइट के बाहर लोग जो काम करते हैं वो हेडफोन यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर लाउड साउंड जाता रहता है वहाँ प्रोटेक्शन उनको यूज़ करना पड़ता है। और शिप्स में भी जो मशीन रूम में काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उनको हियरिंग लॉस होता है। अब पब्लिक प्लेस में खाने के खतरे का परीक्षण होगा। आप सब जानते हैं कि बाजार में डिब्बाबंद खाना मिलता है, यात्रा के दौरान ट्रेन या फ्लाइट में भी पैक्ड फूड मिलता है। क्या हम कभी इस खाने की तलाशी लेते हैं? इसे चेक करने के बाद खाते हैं या बिना चेक किए सीधा खाना शुरू कर देते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इसे चेक नहीं करते। डिलीवरी हुई नहीं और खाना चालू। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। हमें खाना खाने से पहले यह विश्वास करना है कि यह खाना शुद्ध है या नहीं है। पहले कुछ दिनों में पटियाल ने आपको ऐसे कई केस दिखाए हैं जब खाने में गड़बड़ के चलते नुकसान हुआ है। गुरुवार को मैंने आपको बताया था कि मुंबई के मलाड में डॉक्टर बेंडेन फेराव ने यह दावा किया था कि उनकी आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकली। आइसक्रीम येमो कंपनी की थी और उसे जेप्टो ने डिलीवर किया था। आइसक्रीम में उंगली किसकी है और कहां से आई, इसकी जांच चल रही है। इस बीच नोएडा में भी आइसक्रीम के अंदर कीड़ा मिला है। यहां के सेक्टर 12 में दीपा रहती हैं। दीपा का दावा यह है कि उन्होंने 15 तारीख को ब्लिंकिट ऐप से अमूल की आइसक्रीम का एक टब ऑर्डर किया था। दीपा ने जब आइसक्रीम का टब खोला तो उन्हें आइसक्रीम में मरा हुआ एक कीड़ा मिला। अब एयर इंडिया के खाने में भी सर्जिकल ब्लेड मिलने का मामला सामने आया है। मैथुरेस पॉल बेंगलोर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। फ्लाइट में उन्होंने शकरकंद और अंजीर की चाट ऑर्डर की। खाने के दौरान उन्हें मुंह में कुछ मेटल जैसा महसूस हुआ। चेक किया तो मेटल एक खतरनाक ब्लेड निकला। उन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। बात बढ़ी तो एयर इंडिया ने माफी मांगी। ध्यान दीजिए, ये तीनों केस भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर हुए हैं, कहीं ऐरी गहरी जगह पर नहीं हुए हैं। इसमें बड़े नाम शामिल हैं, बावजूद उसके ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे ग्राहकों के मन में डर बैठना लाजमी है। अब आपको नोएडा की दीपा को तफसील से सुनाते हैं कि आखिरकार उनकी आइसक्रीम में कीड़ा कैसे निकला। ब्लैंकेट से सामान मंगाया था जिसमें कि मैंने अमूल का आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया तो अमूल के बॉक्स में जो है ढक्कन पे मुझे धागा सा, पहले जो धागा सा दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लैंकेट में मैसेज करके दी थी। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि अगर इस आइसक्रीम को खाकर दीपा या उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इन मामलों में खाने की शुद्धता के लिए जिम्मेदारी जिन विभागों की है, आखिर वो क्या कर रहे हैं? हम उनके अधिकारियों के पास भी पहुंचे, आइए उनसे सुन लेते हैं। की नामी कंपनी के आइसक्रीम में जो है कनखजूरा पाया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए विभाग ने टीम मौके पर भेजी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक सप्लायर कंपनी से उन्होंने ऑनलाइन ही मंगाया था आइसक्रीम में कीड़ा निकला है। उसका संज्ञान लेते हुए एक बाद निर्माता कंपनी और सप्लायर के विरुद्ध पंजीकृत करने की कार्रवाई की गई है। उसी बैच का नमूना सप्लायर के स्टोर से लेके जांच हेतु भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ईटिंग में गंदगी की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण आइसक्रीम में उंगली है। इस मामले पर सब शांत है, लेकिन पटियाल इसके पीछे लगा हुआ है। उसने आइसक्रीम वाली उंगली की जांच की। अपडेट जान लीजिए क्या क्या हुआ उसमें। आइसक्रीम में उंगली का दावा करने वाले डॉक्टर बेंडेन फेराव से जानकारी मिली थी, लेकिन सवालों के जवाब नहीं। पटियाल की टीम ने सवालों का पीछा किया तो पता ये चला कि येमो कंपनी खुद आइसक्रीम नहीं बनाती। आइसक्रीम बनाने का ठेका
थर्ड पार्टी को देती है। पटियाल ने जांच में पाया कि येमो के लिए आइसक्रीम बनाने का काम 3 फैक्ट्रियां करती हैं। पहली फैक्ट्री गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में है, नाम है लक्ष्मी आइसक्रीम। दूसरी फैक्ट्री पुणे का राम टेकड़ी, कंपनी का नाम है वॉल्को QSR। तीसरी फैक्ट्री पुणे के इंद्रापुर इलाके में है और नाम है फॉर्चून डेयरी। ये जानकारी इकट्ठा करके पटियाल ने 2 टीमें बनाई, दोनों को जांच के लिए एक साथ रवाना किया। मकसद केवल इतना जानना था कि आइसक्रीम में उंगली की एंट्री कहां हुई। गाजियाबाद में लक्ष्मी आइसक्रीम और पुणे की फॉर्चून डेयरी पर पब्लिक इंटरेस्ट के रिपोर्टर पहुंच गए। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मौजूद लक्ष्मी आइसक्रीम कंपनी में जब हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात जनरल मैनेजर सुमित शर्मा से हुई। सुमित से पूछा, आइसक्रीम आप बनाते हैं तो क्या उंगली आपकी फैक्ट्री में पैक हुई? बताया जा रहा है कि ये जो रैपर है चोको वनीला, ये जो आइसक्रीम मुंबई में किसी शख्स ने खरीदी और उसमें से एक उंगली मिलने की बात कही जा रही है। ये क्या आपके यहाँ से निर्मित थी, यहीं से सप्लाई की गई? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये हमारे प्लांट से बिलोंग नहीं करता है। जो आइडेंटिफाई बैच कोड है वो हमारे प्लांट को बिलोंग नहीं करता है। और ये प्रोडक्ट जो मार्केट में जो आजकल वो हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे प्लांट को थोड़ा इस बारे में ना हाईलाइट किया जाए और हम अपना पूरे हाइजीन तरीके से काम करते हैं और इस तरीके का हमारे यहाँ कोई सोट ऐसा नहीं है। दूसरी जांच टीम में संवाददाता जगदीप भगत पुणे के इंद्रापुर में फॉर्चून डेयरी कंपनी पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के डायरेक्टर सचिन जाधव से हुई। सचिन ने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया, लेकिन जयदीप भगत को वहां से बहुत अहम जानकारियां मिली। योमो कंपनी का आइसक्रीम है और इस आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3 जगह से होता है। साबित नहीं हुआ है कि यहाँ को जो फॉर्चून डेयरी से जो आइसक्रीम बनाया गया था वहाँ से ये उंगली मिली है। जो डायरेक्टर है उन्होंने बता दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। कि यहाँ के डायरेक्टर तो बता रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ शिकायत दर्ज नहीं हुई है, जब शिकायत दर्ज होगी तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर जो है सचिन जाधव ने उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। सुना आपने, आइसक्रीम में उंगली मिलने की खबर से पूरे देश में हलचल है, लेकिन फॉर्चून डेयरी के डायरेक्टर की माने तो उनको अभी तक इस मामले में कोई नोटिस ही नहीं मिला। बहरहाल इस खबर पर पब्लिक इंटरेस्ट पड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक आइसक्रीम में उंगली मिलने की लापरवाही के असली गुनहगार मिल नहीं जाते। बिहार के अररिया में एक निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। पुल के 3 खंभे नदी में धंस गए। निर्माण में लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार कहा जा रहा है। इसे दोबारा से बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। कमलेश प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी हैं। कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को कांग्रेस ने लीगल नोटिस भेजा है। माफी की मांग की गई है। देवेश चंद्र पर आरोप यह है कि उन्होंने मुसलमान और यादव वोटर से यह कहा था कि वो अपना काम लेकर उनके पास ना आए। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा शुरू की गई है। दावा यह किया गया है कि अब लगेज जमा करवाने के लिए लंबी कतार नहीं लगेगी और ना ही वक्त खराब होगा। फिलहाल टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 50 जगह यह सुविधा दी गई है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।